लास्ट लेक्चर में हमने समझा था यूट्रोफिकेशन के बारे में, यानी सुपोषण के बारे में। आज हम जानेंगे इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन, यानी सुपोषण के इकोसिस्टम में क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। फिर से पहले आप एक बार इमें विजुलाइज कर लीजिए कि सुपोषण कैसा होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन। पहला इफेक्ट होता है चेंज इन इकोसिस्टम। पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही बदल जाता है। जैसे हो सकता है एक्वेटिक यानी जलीय पर्यावरण हो, वो स्थली में बदल जाए, एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल बन जाए। देखो वाटर बॉडी इज रिड्यूस टू मास, क्योंकि होगा क्या, जब बहुत सारे पेड़ पौधे ग्रो करेंगे, जब वो डेड होते जाएंगे तो तली पर जमते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पर दलदल बन जाएंगे। और जब दलदल बन जाएंगे तो वहाँ पर कैसे पौधे उगना शुरू हो जाएंगे, जो कि ज़मीन पर उगते हैं। तो यही है, वाटर बॉडी इज रिड्यूस्ड इनटू मास हुज प्लांट कम्युनिटी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक्वेटिक इन्वायरमेंट टू रिकॉग्नाइजेबल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो पहला चीज़ तो यही होती है। और कुछ सालों बाद, पहले देखो क्या हुआ, पहले वो झील थी, जब वहाँ पर होता है यूट्रोफिकेशन तो बहुत पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, सब डेड होते जाते हैं, साथ में पोषक तत्व भी बह कर आ रहे हैं, तो दलदल बनेगा। जब दलदल बनेंगे तो वहाँ पर ऐसे पौधे आएंगे जो दलदल में उगते हैं। कुछ वर्षों बाद फिर क्या होगा, वो सीधे सीधे धरती यानी एक मिट्टी की एक ठोस परत सामने आ जाएगी। तो सीधे सीधे इकोसिस्टम बदलता चला जाता है। ये पहला है इफेक्ट। अगला समझते हैं डिक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी। ये तो बेसिक है कि जब होता क्या है, हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है। हाइपोक्सिया बोलते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लास्ट वीडियो में जब मैंने यूट्रोफिकेशन डिस्कस किया था, वहाँ पर मैंने बताया था कि हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो सब कुछ मरने लगेगा। जब मरने लगेगा तो डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कम होती जाएगी, क्योंकि हाइपोक्सिया की कंडीशन में लाइफ सपोर्ट नहीं रहता, यानी ऑक्सीजन तो चाहिए ही हर एक जीव को। आगे समझते हैं न्यू स्पीसीज इन्वेजन। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे इकोसिस्टम बदल रहा है तो वैसे वैसे क्या होगा कि नई नई स्पीसीज आना स्टार्ट हो जाएंगी, पुरानी स्पीसीज खत्म होती चली जाएंगी और नई आएंगी। जैसे ये आप तालाब में पहले आप देखोगे ऐसे कोई स्पीसीज नहीं पाई जाती थी, यहाँ पर क्लीन था यानी उसकी सरफेस साफ थी। लेकिन जैसे जैसे यूट्रोफिकेशन हुआ, क्या हुआ, नई स्पीसीज आने लगी, कुछ मरने लगी, कुछ नई आने लगी, तो पूरा कंपोजिशन ही बदलता चला जाता है। शिफ्टिंग इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ इकोसिस्टम, पुरानी मर जाएंगी और नई आने लगती हैं। आगे और समझ लेते हैं डिप्लीशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल। ये आपको बताया था मैंने, क्योंकि जैसे जैसे यूट्रोफिकेशन होता है तो फिर क्या होता है कि जो ऊपर से एल्गल ब्लूम होता है, तो मान लो एक तालाब है, यहाँ पर एल्गल ब्लूम हुआ तो यहाँ से अब सनरेज नीचे आएंगी नहीं, यहाँ पर छोटे छोटे पौधे होंगे तो इनकी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, तो ये ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगी, क्योंकि सनलाइट नहीं आ रही है। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगी। इसके साथ साथ जब ये पेड़ पौधे मरेंगे तो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे। जब बैक्टीरिया एक्टिव होंगे तो जितनी भी डिजॉल्व घुलित ऑक्सीजन है वो खींचेंगे और इन पौधों को डिकम्पोज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, डिप्लीशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, और यहीं से इसी को बोलते हैं हाइपोक्सिया की कंडीशन। आगे क्या होगा इसी से, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ फिश किल्स, लॉस ऑफ डिजायरेबल फिश स्पीसीज। होता क्या है कि हम लोग तालाब में बहुत सारी मछलियाँ पालते हैं या झील में पालते हैं, तो फिर क्या होगा, जो हमारे पसंद की जो मछलियाँ होंगी जिनको हम पाल रहे होंगे वो सब मरने लगेंगी तेज़ी से, जिससे सीधे सीधे नुकसान होने वाला है ह्यूमन को। कोरल लीव्स, ये आपको पता है, इसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ प्रॉपर कि कोरल लीफ क्या है, कोरल ब्लीचिंग क्या है, तो ये भी मरने लगेंगे क्योंकि सबको ऑक्सीजन चाहिए। वाटर की ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना, क्योंकि जब इतना देख ही रहे हो, जब वो आपने तालाब वाटर बॉडी स्टार्टिंग में देखी थी कि ऊपर से देखने पर नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा है, और गंदलापन बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे, इतने ज़्यादा धूल होगी उसके अंदर, तो उसका पानी काफ़ी गंदा हो जाएगा, साफ़ नहीं रह जाएगा। जब साफ़ नहीं रह जाएगा तो उसकी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता भी कम हो जाएगी। जब पारदर्शिता कम हो जाएगी तो सनलाइट नीचे जा नहीं पाएगी, तो ये सारे इफ़ेक्ट होते हैं। अब जब गंदलापन बहुत जाता है, देखो दो चीज़ें हैं, एक मान लो एक नाव चलाई जा रही है, तो एक है एकदम साफ़ पानी है, दूसरा है गंदा पानी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जहाँ पे बहुत गंदा पानी होगा तो वहाँ पर नाव चलाना थोड़ा मुश्किल होगा, साफ़ पानी में थोड़ा आसान होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ नेविगेशन में समस्या खड़ी हो जाती है अंदर। इसके बाद क्या होता है, इंक्रीज्ड बायोमास ऑफ इन एडिबल टॉक्सिक फाइटोप्लैंक्टन। देखो होता क्या है, फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं,
ये मैंने आई थिंक वीडियो अभी नहीं आया है बट जल्दी आएगा। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? तालाब में ऐसे जीवन, ऐसा जीव, ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। भोजन बोले तो जो सनलाइट लेते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड बनाते हैं, यानी फूड चेन की स्टार्टिंग में होते हैं वो। फिर उनको कुछ और खाता है, फिर उनको कुछ और खाता है। तो होता क्या है, जब भी यूट्रोफिकेशन होता है तो ऐसे फाइटोप्लैंक्टन बढ़ते जाते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, तो उनको अब खाया भी नहीं जा सकता है, तो पूरी फूड चेन ब्रेक हो जाती है। अभी क्या था, फाइटोप्लैंक्टन इतने जहरीले नहीं थे, तो उनको पहले खाते थे कोई शाकाहारी, फिर उनको किसी और ने खाया, उनको किसी और ने खाया, तो पूरी फूड चेन चल रही होती है। लेकिन अब क्या होता है, वो फाइटोप्लैंक्टन बढ़ने लगते हैं जो इनएडिबल होते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं। वो सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अनसूटेबल फॉर एस्थेटिक क्रिएशन, कुल मिला के ऐसा समझो, अगर बहुत ही साफ झील हुई तो वहाँ पर उसका कई कल्चरल, ठीक है ना, यूज़ हो सकते हैं। वहाँ पर लोग जाते हैं, टहल सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, उसमें तैर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन अब जब सब कुछ खत्म हो रहा है, मछलियाँ मर गई, ऊपर से एकदम हरी परत जमी हुई है, ऑक्सीजन की कमी है, अब टॉक्सिक जो फाइटोप्लैंक्टन भी वो भी जहरीले हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वो फिर किसी काम की नहीं रह जाती है। धीरे धीरे वो झील डेड हो चुकी होती है, किसी काम की नहीं रह जाती है। तो ये थे हमारे निगेटिव इफेक्ट किसके, यूट्रोफिकेशन के। जल्दी आएंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।